नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा रहेगा फोर्थ सेशन जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 90 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, हिमांशी सिंह 4000 क्वेश्चन इस नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जाकिर हुसैन एवं महात्मा गांधी से, तेज बहादुर सप्रू एवं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी तो सब में है, महात्मा गांधी तो बिल्कुल ठीक है। अब महात्मा गांधी के साथ कौन थे इस सम्मेलन में? तो महात्मा गांधी के साथ थे जाकिर हुसैन। इसे जाकिर हुसैन समिति भी बोल दिया गया था या जाकिर हुसैन सम्मेलन भी बोल दिया गया था। तो जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी दोनों थे। वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था आपका 1937 में, जिसमें बात की गई थी मातृभाषा पर, मातृभाषा में शिक्षा देने पर बात की गई थी। जो आपके 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में बात की गई थी। शिल्प आधारित शिक्षा देने के बारे में बात की गई थी। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्धा शिक्षा को किस नाम से देश में लोकप्रियता हासिल हुई? तो वर्धा शिक्षा को बेसिक शिक्षा भी कहा गया क्योंकि एक आधारभूत शिक्षा थी, बुनियादी शिक्षा भी कहा गया, शिल्प शिक्षा भी कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही नाम से यह प्रसिद्ध हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दर्शन निम्नलिखित में से किस समिति का महत्वपूर्ण विचार था? वर्धा शिक्षा समिति, ओवोट बोर्ड समिति, हार्टोग समिति या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। उन तीनों पॉइंटों में जो हमने वर्धा शिक्षा समिति के तीनों पॉइंट थे उसमें एक पॉइंट निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला भी था। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दर्शन किससे जुड़ा हुआ है? वर्धा शिक्षा समिति से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, सार्जेंट शिक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया? देखिए, जितनी शिक्षा रिपोर्ट आई तो स्वतंत्रता से पहले जो आखिरी रिपोर्ट थी या आखिरी कमेटी थी, आखिरी रिपोर्ट जो हम बोलेंगे वह थी सार्जेंट रिपोर्ट। और सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी वो 1944 में आई थी। इसके बाद 1948 में आया था राधा कृष्णन आयोग, जब हमारा देश आजाद हो गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगर पूछे कि स्वतंत्रता से पहले लास्ट रिपोर्ट कौन सी थी तो वो थी सार्जेंट रिपोर्ट, फर्स्ट 1944 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 95, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान शिक्षा में ही निहित है। यह किस शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण विचार था? वर्धा शिक्षा समिति, सार्जेंट शिक्षा समिति, हार्टोग शिक्षा समिति या फिर ओवोट बोर्ड शिक्षा समिति। 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। जो सार्जेंट शिक्षा समिति आई था उन्होंने ये कथन दिया था कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसका समाधान शिक्षा में निहित है। अगर हम लोगों को साक्षर कर देंगे तो बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस देश के मिशनरी ने करा? इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क या फिर पुर्तगाल। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अध्यापक शिक्षा का पहला प्रयास ब्रिटिश काल में किसने करा था? डेनमार्क ने करा था। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा से संबंधित विद्यालय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? कॉमन स्कूल, जनरल स्कूल, नॉर्मल स्कूल या फिर उपरोक्त सभी। 97 का राइट आंसर बताना है। देखिए, अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो विद्यालय थे उन्हें कहा जाता था नॉर्मल स्कूल। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, ओवोट बोर्ड के घोषणा पत्र में बालिका व स्त्री शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन अपनाने पर जोर दिया गया? सहायता अनुदान, दान प्रोत्साहन, समुचित प्रशिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। सहायता अनुदान देने पर भी जोर दिया गया, दान को भी प्रोत्साहित किया गया और हर प्रकार के प्रशिक्षण देने की भी बात की गई। तो यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हंटर आयोग ने बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश किया था? कन्या नॉर्मल स्कूल, सरल सिलेबस निर्माण, निरीक्षिकाओं की नियुक्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी के बारे में बात की गई थी। कन्या नॉर्मल स्कूल बनाए जाए जिसमें बालिका शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके, सिलेबस को थोड़ा सा सरल किया जा सके ताकि समझने में आसानी हो, और निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने ब्रिटिश भारत में कन्या गुरुकुल खोलने का क्रांतिकारी कार्य किया था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज
या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आर्य समाज। आर्य समाज ने 1901 में ब्रिटिश काल में कन्या गुरुकुल खोलने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 101 है, वाराणसी में केंद्रीय हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना 1904 में किसने की थी? दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर दुर्गा खोटे। 101 का राइट आंसर क्या रहेगा? 101 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुर्गाबाई देशमुख। एक मिनट, दुर्गाबाई देशमुख नहीं, एनी बेसेंट रहेगा। दुर्गाबाई देशमुख तो बाद में आएंगी, दुर्गाबाई देशमुख आएंगी शायद 1955 के अराउंड महिला शिक्षा आयोग को लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 102 है, ब्रिटिश काल में अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? महाविंद गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर बात चल रही है अनिवार्य शिक्षा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले जो की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शिक्षा संबंधी निम्नलिखित में से प्रमुख बाधाएं कौन सी थी? रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में ये सारी ही परंपराएं चल रही थी या बाधाएं चल रही थी जो कि महिला शिक्षा में प्रमुख अड़चन डाल रही थी। क्वेश्चन नंबर 104 है, हार्टोग समिति ने 1927 में बालिका शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? ग्रामीण बालिका विद्यालय की स्थापना, पर्यवेक्षण हेतु निरीक्षिकाओं की नियुक्ति, संगीत, स्वास्थ्य, गृह विज्ञान की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रामीण बालिका विद्यालय की स्थापना की बात की गई है। पर्यवेक्षण हेतु निरीक्षिका की नियुक्ति, यानी कि एक महिला ही हो जो पर्यवेक्षण करे, संगीत, स्वास्थ्य और गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, शारदा एक्ट 1929 के किस प्रावधान से बालिका शिक्षा को अवसर मिला था? विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध, पर्दा प्रथा निषेध या स्त्री मतदान निषेध। जो शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट आपका जुड़ा हुआ था बाल विवाह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बाल विवाह निषेध। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये जो विचार था वो था आपका रूसो का, कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार करे? सीखने के नियम जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। तो लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिए गए थे? लॉ ऑफ लर्निंग जो दिए गए थे वो दिए गए थे एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंदर 2 नियम और आते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सफल शैक्षिक प्रथा विधियों के आवेदन से विकसित होती है। सफल शैक्षिक प्रथा विधियों के आवेदन से प्रसिद्ध होती है। एनालॉग, वैज्ञानिक, अभ्यास या तकनीकी। हम कह सकते हैं कि सफल शैक्षिक प्रथा जो होगी वो वैज्ञानिक विधियों के आवेदन से ही विकसित होगी, क्योंकि वैज्ञानिक विधि में हर चीज को बारीकी से एनालिसिस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मानव विकास के अध्ययन में आनुवांशिकी विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज एवं लंबवत दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि मानव विकास के अध्ययन में आनुवांशिकी विधि का क्षैतिज और लंबवत दोनों ही तरीके से अध्ययन किया जाता है। देखिए क्षैतिज और लंबवत का मतलब यहाँ पर है, क्षैतिज का मतलब कि एक ही समय पर मान लो कोई आज किसी पर प्रयोग कर रहा है तो उसने एक 6 साल के बच्चों को उठाया, एक 14 साल के बच्चे को उठाया, एक 20 साल के बच्चे को, एक 24 साल के, एक 23 साल के को, तो एक ही टाइम पर इन सबका अध्ययन कर रहा है। लंबवत विधि में वो क्या करेगा, एक बच्चे को उठाएगा, जब 6 साल का होगा, 14 का होगा, 20 का होगा, 24 का होगा, 36 का होगा, तो किस किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है, इस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघीय विश्वविद्यालयों के मामलों में पाकिस्तान का राष्ट्रपति क्या है? तो संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो है वह कुलपति है। शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश ने जोर दिया है? बौद्धिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बौद्धिक उद्देश्य पर मेरे हिसाब से भारत इसका राइट आंसर होना चाहिए था, बस बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, क्योंकि उन्होंने लगता है कि ग्रीक दार्शनिक ने इस पर सबसे ज्यादा बल दिया हुआ है।
ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैंने डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी, यहाँ तक की चोरी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसकी है? टिप्पणी जेवी वॉटसन की है, हम सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, से शिक्षा में आप नहीं करेंगे। जो को एड स्कूल होते हैं जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स सब साथ में पढ़ रहे होते हैं, क्या आप नहीं करोगे? लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां हम बनाते हैं। आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता नहीं दोगे। किसी को वरीयता नहीं देते, बिल्कुल चाहिए। आप लहजा अनुसार सलूक करेंगे, ये भी ठीक है। तो क्या काम हम नहीं करेंगे? हम लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता देने का काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत को सामाजिक बनने की बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। देखिए, सामाजिक बनने के जो बुनियादी सिद्धांत है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के कारण बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता, शिक्षा के कारण ही सामाजिकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है। क्या विकसित करना है? समझ, उच्चारण, संवेदनशीलता या फिर सामरिक ज्ञान में वृद्धि। अच्छी पढ़ाई का जो लक्ष्य होता है वह होता है कि एक तरह से संपूर्ण रूप से ज्ञान को विकसित करना। तो हम बोलेंगे सामरिक ज्ञान में वृद्धि, यानी कि विषय का पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए, किसी एक छोटे से पार्ट का नहीं हो, पूरे विषय का ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो यथार्थवादी शिक्षा है वह वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए? चुनाव अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन या सस्वर अध्ययन। अगर आपको सफलता पाना है तो इसके लिए आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? गतिविधि द्वारा शिक्षण, संगीत के माध्यम से शिक्षण, शून्य ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो महात्मा गांधी ने जो बात की थी वे की थी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर आएगा। इसके अंदर ही उनकी जो शिल्प आधारित शिक्षा है वो आ जाती है। इनका मानना था कि बच्चे अपने सारे काम खुद करें। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है कि सामान्य व्यवहार के उलट जाने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे? महात्मा गांधी, रूसो, डेवी या प्लूटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। रूसो ने ऐसा स्टेटमेंट बोला था कि आपका जो सामान्य व्यवहार है अगर उसका वो पलट जाए, उल्टा हो जाए, तो आप हमेशा सही करेंगे। तो ये दार्शनिक लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। 15 है, किस शिक्षक का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है? प्रकृतिवाद किसका उद्देश्य नहीं है? शिक्षा जीवन के निचले रूपों से मनुष्य के विकास की धारणा है। व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवित रहने को सुनिश्चित किया जा सके। यह तो पूरा प्रकृतिवादी से जुड़ा हुआ है। जीवन के निचले रूपों में मनुष्य के विकास से धारणा, ये भी जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना, ये भी प्रकृतिवादी वाला ही लग रहा है। विद्यार्थी में नैतिकता और सदाचार पूर्ण मूल्यों को पैदा करना, तो ये लग रहा है कि ये जुड़ा हुआ है जो फोर्थ वाला है आदर्शवाद से। बाकी ये तीनों प्रकृतिवाद वाले लग रहे हैं, फोर्थ वाला आदर्शवाद लग रहा है। बट बुक में इसका जो राइट आंसर दे रखा है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। तो मुझे लगता है कि बुक में ये छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि तीनों ही प्रकृतिवादी से जुड़े हुए हैं और फोर्थ वाला आपके आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है। तो फोर्थ वाला आपका प्रकृतिवाद नहीं है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस आज की क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।